नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं और मैं भी पिछले 4 दिन से काशी में हूं। कल पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया था और तब उन्होंने बनारस को क्योटो बनाने का वादा किया था बनारस वासियों से, यानी काशी वासियों से। 2014 से लेकर अब तक कितनी बदल गई है काशी, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा था वो कितना साकार हुआ है, ये सब कुछ समझाने और दिखाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए और विस्तार से समझिए कि कितनी बदल गई है काशी। वाराणसी के लिए तरक्की की परिभाषा सही मायने में तब बदली जब नरेंद्र मोदी सांसद से देश के प्रधानमंत्री बने। 30 अगस्त 2014 की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के लिए जापान दौरे पर थे। ये पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री का पहला जापान दौरा था। इधर दौरे की शुरुआत हुई और जापान की धरती पर नरेंद्र मोदी के कदम रखते ही भारत और मेजबान के बीच पहला करार हुआ। काशी वासियों के चेहरे खिल उठे। खबर आई कि धर्म, आस्था और महादेव की नगरी काशी को जापान के क्योटो शहर जैसा बनाने का समझौता हुआ है। मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे की मौजूदगी में वाराणसी के कायाकल्प के लिए एक एमओयू पर साइन हुए। ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को हेरिटेज स्मार्ट सिटी यानी बिल्कुल क्योटो जैसा शहर बनाने को लेकर था। काशी को क्योटो बनाने का सपना यूं ही नहीं देखा, इसके पीछे कई वजह थी। क्योटो जापान की सांस्कृतिक राजधानी है और काशी भारत की। क्योटो शहर 3 नदियों उजिगावा, कस्तूरगावा और कामोगावा से घिरा है। काशी में भी गंगा, वरुणा और रसी की धारा है। क्योटो परंपराओं को सहेज कर रखने के लिए मशहूर है। काशी की आबादी क्योटो से बहुत ज्यादा है। ये दोनों ही शहर अपनी शिक्षा और मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। मोदी ने इन 2 शहरों के मिलाप का सपना देखा। बनारस की विरासत को संजोए रखने के साथ ही क्योटो जैसा विकसित बनाने का ख्वाब देखा। गंगा जमुना की इस तहजीब के लिए परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं इस नगर की सेवा करूं। मेरे गरीब बुनकर भाई हो, काशी का सारे विश्व में एक स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थान बने। काशी को क्योटो बनाने का सपना साकार करने के लिए पीएम मोदी ने 2015 में शिंजो आबे को खुद भारत आने का निमंत्रण दिया और आबे को काशी का टूर करवाया। काशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी गंगा की सफाई, तो सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में एक दल काशी टू क्योटो की यात्रा का सपना साकार करने निकला। 4 दिवसीय दौरे में दल के सदस्यों ने मोदी के विजन को बारीकी से समझा। जापान नदियों की स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और उसकी रिसाइकलिंग में दुनिया में सबसे आगे है, तो जापान के सहयोग से गंगा नदी के शुद्धिकरण और स्वच्छता का एक सफल प्रयास किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी को क्योटो बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए कमर कसी और वाराणसी के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के विकास कार्य की समीक्षा के लिए हर दिन 30 मिनट समय देते थे। इसके अलावा 2 मंत्रियों को इसकी निगरानी का जिम्मा भी सौंपा गया। पीएम मोदी ने भले ही काशी को क्योटो बनाने का सपना देखा हो, लेकिन इस शहर का मूल स्वरूप प्रभावित ना हो, इसका भी ध्यान रखा। इतने सालों में पीएम मोदी ने जितना प्यार काशी से किया, उतना ही प्यार यहाँ की जनता ने उन्हें दिया। उम्मीदों के सपनों से भरी बनारस वासियों की आंखें हर वक्त बस अपने पीएम के आने की बाट जोहती नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को क्योटो बनाने के लिए 10 साल बेमिसाल मेहनत की है। इसलिए बनारस में रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, ट्रॉमा सेंटर हो या फिर
जिस घाट पर मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, इस तरह के 84 घाट हों, सब कुछ बदला है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इन 10 सालों में क्या क्या बदल गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। 2 सालों के अंदर 800 करोड़ की लागत से पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ। इसके बनने के बाद 6 दिसंबर 2023 तक करीब 12 करोड़ 92 लाख 24 हजार से ज्यादा श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। पूरा कॉरिडोर 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। खास बात यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद संचालन समिति ने मस्जिद परिसर के बाहर की जमीन का एक टुकड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिया। बदले में समिति को पास का ही एक दूसरा प्लॉट दिया गया। 84 से ज्यादा घाटों का कायाकल्प। 20 वर्षों से खुद पर आंसू बहा रहे काशी के घाटों का जीर्णोद्धार कराया। बनारस में लगभग 84 घाट हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं 84 घाटों में से एक नमो घाट है, जिसकी स्थापना हाल ही में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। नमो घाट बनाने के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, तीर्थयात्री बिना ट्रैफिक में फंसे काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकें, और दूसरा, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट में भारी पर्यटकों को और भी नई पर्यटन केंद्र मिल सकें। नमो घाट पर पहला फ्लोटिंग सीएनजी पंप भी बना है, जिससे नाविक अपनी नावों में सीएनजी भरवाते हैं। मल्टी लेवल इंडोर स्टेडियम। खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया जैसे आयोजन शुरू किए, तो वाराणसी में मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम की आधारशिला भी रखी, जो बहुत तेजी से बन रहा है। ये प्रोजेक्ट करीब 400 करोड़ से ज्यादा की लागत में पूरा होगा। इस स्टेडियम में दिव्यांग जनों के लिए भी खेलने की सुविधा होगी और बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये प्रोजेक्ट पूर्वांचल का सितारा बन रहा है। 450 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहे इस स्टेडियम में 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 2025 तक बनकर तैयार होगा। देश का पहला अर्बन रोपवे। भारत विश्व में तीसरा देश और वाराणसी पहला शहर होगा जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल होगा। रिंग रोड का जाल। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को सड़कों का तोहफा भी दिया। सड़कों का भी विस्तार हुआ है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से अलग अलग जगहों को जोड़ने के लिए बनारस में हाईवेज बने हुए हैं। अगर आप ये तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि ये भी मिर्ज़ापुर और साथ ही साथ गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, ऐसे जो आसपास के ज़िले हैं उनको जोड़ने के लिए वाराणसी का बाईपास फेज़ 1 बनाया गया है। इसी के साथ साथ वाराणसी में करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड भी बनाई गई है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक नया लंबा जो है बाईपास बनाया गया है, एक पूरा फ्लाईओवर बनाया गया है। बाबतपुर वाराणसी हाईवे। बाबतपुर एयरपोर्ट के पीछे चौबेपुर रोड पर 605 मीटर लंबा बाबतपुर ROB का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। इसके निर्माण के पीछे जौनपुर जिले को गाजीपुर से सीधे जोड़ने की मंशा थी। आधुनिक रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट। 349 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए बनारस रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं हवाई अड्डे की तरह हैं। दाखिल हो गया हूं मैं रेलवे स्टेशन के अंदर और ये देखिए आप, साफ सफाई देखिए और यहाँ की सुविधाएं देखिए, यहाँ जो बैठे हैं लोग वो चेयर देखिए और इसके साथ ही ये सुंदर नज़ारा देखिए। ये रेलवे स्टेशन है। लोग ठीक ही कह रहे थे कि ये एयरपोर्ट जैसा दिखता है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छे हैं, बढ़िया है। कहाँ से आ रहे हैं? हरपालपुर। कहाँ जा रहे हैं? यही आए हैं बनारस। रेलवे स्टेशन ठीक लग रहा है? बढ़िया है। आते रहे हैं पहले भी कि अभी पहली बार आए? फर्स्ट बार आए। इससे पहले नहीं आए? नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टेशन जो है पहले से बहुत बदल गया, मोदी जी ने इसको बदला है। कुछ अच्छा दिख रहा है? देश में और रेलवे स्टेशन से अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। क्या क्या अलग दिख रहा है? इसकी मतलब बनावट भी अलग प्रकार की है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष 186 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बहुत खास है। कन्वेंशन सेंटर में स्टील के 108 रुद्राक्ष के दाने लगाए गए हैं। भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 120 गाड़ियों की बेसमेंट पार्किंग दी गई है। साथ ही 1200 लोगों के बैठने की सुविधा भी है। ये ट्रामा सेंटर है और इसके बन जाने से क्या क्या हुआ है वो सब कुछ आपको विस्तार से दिखाऊंगा और बताऊंगा। और याद कीजिए, मैंने अपने लाइन में एक बात कही है, जब आपके शहर का सांसद
प्रधानमंत्री हो तो शहर का कितना विस्तार हो जाता है, वही सब दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पड़ताल करते हैं कि 10 साल में कितना बदल गया है बनारस। अभी सर पाठक सर ज्ञानेंद्र तिवारी, विस्तार न्यूज से बात हुई थी हमारी आपकी। तो हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल में कितना बदला है बनारस, और ये ट्रॉमा सेंटर जो है ये बहुत बड़ी सौगात के रूप में इसे जनता देखती है। तो अस्पताल का पूरा स्ट्रक्चर क्या है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सरकारी अस्पताल है, ये देखिए, ये सब जो है तैयार रहता है। यहाँ किसी एक्सीडेंटल केस आते हैं ना? सिर्फ एक्सीडेंटल केस हम यहाँ पे लेते हैं, जो भी ट्रॉमेटिक, क्योंकि ये ट्रॉमा सेंटर है तो ऑल एक्सीडेंटल केस। आइए दाखिल हो। हाँ, पेशेंट यहाँ से एंटर करने के बाद हमारा यहीं से हम बेसिक ट्राइजिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें ये डिवाइड करना होता है कि सिर्फ एक्सीडेंटल पेशेंट ही हम लें। अगर मेडिसिनल कोई उसमें इमरजेंसीज है तो हम उसको सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में इमरजेंसी विभाग में भेज देते हैं। बट ट्रॉमेटिक जो है उनको हम रिसीव करके पेशेंट को फर्स्ट लेके आते हैं। ये है हमारा ट्राइज। ये क्या है सर? साइनेजेस हम लगाए हैं पेशेंट के हेल्प के लिए कि पेशेंट को अगर दिखते ही उनको कहाँ जाना है, फर्स्ट एंट्री कहाँ से हो। तो ये जो ट्रायस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये हम लोगों ने इजरायली कॉन्सेप्ट पे इसको फॉलो किया है। यहाँ के इंचार्ज मैंने सुना था इसलिए आपसे पूछा कि ये रेड एरिया, दुर्गेश जरा दिखाइए इसको, ये रेड एरिया, येलो एरिया, ग्रीन एरिया, मैंने ये सुना था कि इजरायली कॉन्सेप्ट से आपने इसको डिजाइन किया। ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्यों आपने कैटेगरी बांटा है? एक्चुअली बेसिकली रेड, येलो एंड ग्रीन ये तो एक डिजास्टर एंड ट्रॉमा में पहले से चला आ रहा है। बट जो हमारी यहाँ पे जो मॉडल है, जिस तरह से हम पेशेंट को कैटर करते हैं, वो इजरायली फॉर्मूले से हम एक हॉस्पिटल है वहाँ पे, रामबन हॉस्पिटल, उसके कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो कि एक सर्कुलर ट्रायज एरिया है ये। तो यहाँ पे क्या होते हैं 24/7 हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, सीनियर रेसिडेंट्स, नर्सिंग ऑफिसर्स एक्टिवली यहाँ पे रहते हैं एंड सारे पेशेंट्स को यहाँ पे वो डिवाइड करते हैं रेड, येलो एंड ग्रीन पे, कि जो ज़्यादा खतरे में है उसको रेड में। जैसे हमें तुरंत इंटरवेंशन लेना है जिसमें हमें समय नहीं है, तो उस पेशेंट को हम तुरंत रेड एरिया से उनको डिमार्क करते हैं और उनको आईसीयू या ओटी जहाँ भी उनको ले जाना है वो जाते हैं। पेशेंट के हेल्प के लिए है। ऑरेंज वाला जो है वो सिटी स्कैन एंड रेडियोलॉजी इमेजिंग सेक्शन पे जाता है। सिटी स्कैन कराना है या फिर उनको अल्ट्रासाउंड कराना है, वो ऑरेंज वाले पट्टी पकड़ के चले जाएंगे। नीली पट्टी फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन, अगर उनको आपके वार्ड बॉय को पता होता है? हाँ, ये कोई भी मरीज आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो देखते हैं और इसको फॉलो करते हुए सीधे वो उसी एरिया में जाके लैंड अप करते हैं। अच्छा, ये भी नई चीज़ देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये पेशेंट्स को इजी हो जाता है इस पे कि आसानी से वो उनको बस ये रास्ता मतलब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वो हम लोग कहते हैं कि आप इस पट्टी को पकड़ के चले जाइए और सीधे जाके वो अपने एरिया में आ जाते हैं। ये जो दुर्गेश दिखा रहे हैं, ये साफ सफाई देखते जाइए आप, एक सरकारी अस्पताल में है। दरअसल बदलाव जो दिखता है, चेतन जी क्या नया है हम लोग ये दिखाने आए हैं, और कैसे ये सौगात मिल रही है यहाँ के लोगों को, बनारस के लोगों को, वो सब समझाने आए हैं। तो चूंकि मैं लैब के बारे में ज़्यादा जानता हूँ नहीं, तो नया क्या है ये बता दीजिए आप, और क्या यूनिक है? यूनिक पॉइंट है कि 2 घंटे में हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं और पेशेंट्स को हम ईमेल एंड मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर अगर हमारा है तो हम विदिन 2 घंटे में हम उनको रिपोर्ट डिलीवर कर देते हैं। ये फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन्स के बारे में चेतन भाई इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। एंड मैंड बाय चेतन भाई बताइए जरा मशीन के बारे में। ये अपना बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी की मशीन है। ये पूरा रोबोटिक सिस्टम से चलता है। ताकि देख पाओ ओपन करके दिखाओ। ये पूरा रोबोटिक सिस्टम है और एक रैक में 55 आता है, मतलब 440 सैंपल एक बार रन कर सकते हैं। कौन सी मशीन है, इससे क्या होता है? एटाइल का सोल्यूशन है, इसमें इम्यूनोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का इसमें टेस्ट होता है। अच्छा, और ये 2 पार्ट है। ये इम्यूनोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। हार्मोनल टेस्ट होते हैं और इसमें बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं। ऐसा बताइए ना, हार्मोनल तो थोड़ा हम समझे, हम तो विज्ञान पढ़े नहीं हैं, तो दर्शक भी समझ जाएं, हम भी समझ जाएं। एक्चुअली ये
ट्रॉमा हॉस्पिटल है तो हमें समय का बहुत गोल्डन आवर्स एक वर्ड होता है कि आपको फटाफट सब कुछ टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमारा पेशेंट जब रिसीव होता है वहीं से हमारा सैंपल कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये लेबोरेटरी बहुत हेल्प करता है हमें डायग्नोसिस करने के, हमें कोई भी ट्रीटमेंट करना है तो ये इनके रिपोर्ट्स पे ही हमारा हॉस्पिटल एक तरह से आप ट्रीटमेंट बेस्ड है। आप ईमेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, ये कह रहे हैं। मेल पर चली जाती है रिपोर्ट। रोज कितनी जांच होती होगी? करीबन 300 से 400 मतलब पेशेंटों की जांच होती है पर डे। डे। और ये ऐसी मशीन और यहाँ है कि नहीं है सरकारी अस्पतालों में? सरकारी अस्पतालों में ऐसी कोई मशीन नहीं है अभी। केवल यहाँ है। और यही सरकारी अस्पतालों में NABL का इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। देखिए ये इलाका है जहाँ पर ये आईसीयू के बाहर जो परिजन हैं वो इंतजार करते हैं। परिजन वेटिंग ये वो जोन है, एरिया है। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ये सब मोबाइल चार्जिंग और इस सब की सुविधा है यहाँ पेशेंट्स के लिए दिए हुए पेशेंट्स। ये क्या है सर? पैनल है जिसमें मेडिसिन के लिए अगर आपको कोई भी लाइक ऊपर हमने लिखा हुआ है कि अगर कोई दुष्प्रभाव के लिए आपको समस्त दवाओं का विवरण और उनके दुष्प्रभाव को कियोस्क के माध्यम से जान सकते हैं। मतलब ये कोई भी दवाई के बारे में आपको सर्च करना है, इंस्टॉल है, एक ऐप इंस्टॉल है जो कि आपके मेडिसिन में के बारे में आपको कुछ भी जानना है। इसको इसलिए आपने रखा है कि यहाँ पर जो लोग वेटिंग में बैठे रहते हैं तो थोड़ा हर एरिया में है, ये डिफरेंट एरियाज में। ठीक है। देखिए ये डिलक्स रूम है, मतलब यहाँ ये पेशेंट के लिए रूम है और यहाँ कोई नहीं है इसलिए हम आपको ये कमरा दिखा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पेशेंट हैं हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ की केवल आप सुविधाएं देखिए और रूम काफ़ी बड़ा है, टीवी लगी है सामने, अलमीरा है, एक एक्स्ट्रा बेड है। ये कितने रूम हैं ऐसे अपने पास सर? डिलक्स हमारे पास 2 है ना, 1 और 2 है। सो ये उसके बाद हमारे सेमी प्राइवेट वार्ड्स भी होते हैं। तो बट ये सबसे यू कैन से कि प्रीमियर बिकॉज ये मोदी जी का कंस्टिट्यूंसी एरिया है, तो वी एक्सपेक्ट कि कभी VIP पेशेंट्स भी आते हैं, तो हम लोगों ने ये डिलक्स 1 और 2 रखा हुआ है। देखिए एक बोर्ड ये भी है जिसमें कौन सा इलाज कितने में होगा ये सब कुछ यहाँ लिखा है। मतलब पहले अगर मान लीजिए आपको कोई ये कह दे कि 1 लाख रुपए लगेगा इसका या 2 लाख रुपए लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे रेट निर्धारित हैं। जैसे ये आप मिनी प्लेट लिखा हुआ है इसमें, ये 27, ये मिनी प्लेट मतलब सर वो प्लेट जो लगता है जो सर्जरी में प्लेट लगता है ऑर्थोपेडिक्स उसमें है। इसके अलावा कोहनी के ऊपर की हड्डी का फ्रैक्चर 8,000 6,000, मतलब इसमें सब लिखा हुआ है। हाथ की हड्डी का फ्रैक्चर 2,500, कलाई की हड्डी का फ्रैक्चर 11,000 रुपये इसमें लगते हैं। वो ऊपर लिखा हुआ है पॉसिबल मिनिमम वैल्यू टाइटेनियम। तो थोड़ा सा बता दीजिए ना। अच्छा ये कि मतलब इससे ज़्यादा नहीं, प्लांट कौन सा इस्तेमाल होता है वो है और ये उसका तो हमने फिक्स कर RC कर दिया, रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। और इस पे और हम ये भी इंश्योर करते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी का हो। तो US FDA एंड CE क्वालिटी को दर्शाता है, उस मानक को। हाँ इसमें आपने लिखा है ना कि US FDA और CE यूरोप के उच्चतम क्वालिटी के मानक के अनुरूप है। तो ये सब कुछ यहाँ पर केवल इसलिए सुविधाएं मिल रही हैं कि आप भ्रमित ना हो। और ये कितना बच रहा है पैसा जो लोग यहाँ आ रहे हैं? अगर कंपेयर करें बाहर से तो ये जो 1/4 आप कह सकते हैं पेशेंट का 1/4 खर्चा हो जाता है इसकी वजह से। और हमने रेट फिक्स कर रखा है इसकी वजह से। पेट फिक्स करके रखा है। तो ये सुविधाएं केवल दिखाने के पीछे का मकसद ये है कि ये एक सरकारी अस्पताल है और जब आपके शहर का सांसद प्रधानमंत्री हो तो फिर ये सारी सुविधाएं आपको सरकारी अस्पताल में भी मिलती हैं। तो आज दिन भर आपने वाराणसी में देखा कि कितना भव्य रोड शो था और कितने बड़े पैमाने पर जन सैलाब उमड़ा था। लेकिन अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चल रहा है
आपके टीवी स्क्रीन पर जो चल रहा है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना चल रही है। और उनके पीछे हाथ जोड़े कौन बैठा है? उनके पीछे हाथ जोड़े बैठे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कुल मिलाकर आज जो इतना लंबा 6 किलोमीटर लंबा रोड शो था, उस लंबे रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ये दोनों एक गाड़ी में खड़े होकर, जब मैं बार बार ये कह रहा हूँ आज आपसे, जब से 1 घंटे 2 घंटे से हम लोगों ने लगातार आपको विस्तार से दिखाया, तो हमने क्या दिखाया आपको? हमने ये दिखाया कि आज इस शहर का सांसद आपसे वोट मांगने उतरा था। और जब शहर का सांसद वोट मांगने उतरा था तो कटआउट लिए मोदी की बनारस के लोग भी यही कह रहे थे कि ये देखिए, ये हमारी आत्मा है, ये हमारे राम हैं। तो कुल मिलाकर 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो, 4 घंटे का रोड शो, और उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम में एक सेवक की तरह, एक भक्त की तरह ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जो है जल चढ़ा रहे हैं, और उसके पीछे योगी आदित्यनाथ जो है वो हाथ जोड़े बैठे हैं। और काशी, जब जैसे ही काशी विश्वनाथ धाम पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुँचे हैं वहाँ, तो लोगों का हुजूम था। काशी विश्वनाथ के सामने लोग एक झलक देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे, और इसलिए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम थे। लेकिन अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। और जब वो वहाँ आए थे और आज मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया था, उसके बाद जैसे ही उस चौक से आगे बढ़े तब लोगों का जनसैलाब था, छतों में लोग खड़े थे। और आज जब हर दिन, चूँकि मैं अभी घाट पर ही खड़ा हूँ और घाट पर मैं देखता हूँ दशाश्वमेध घाट हो या फिर 80 घाट हो, ये देखिए अभी भी घाट में लोग खड़े हैं। दुर्गेश जरा दिखा दीजिए, लोग अभी भी घाट में खड़े हैं। और इस तरफ भी दिखाइए, ये यहाँ पर घाट में लोग अभी भी हैं, अभी भी कुछ घाटों में आरती चल रही है। और ये जो आपको तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी के आने की थी, नरेंद्र मोदी के स्वागत की थी। और बनारस यानी काशी वासियों ने कैसे नरेंद्र मोदी को सर माथे पर बैठाया है, उसका उदाहरण पेश करने की थी। तो बनारस ने आज सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। और तीसरी बार जनता इतना प्यार दे रही है, इतना भरोसा कर रही है काशी विश्वनाथ में जाकर, जब ये पूजा अर्चना चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और पीछे योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, तो वहाँ काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल ही गया। मतलब आज 4 से 5 घंटे, और फिर इसके बाद इनका कार्यक्रम ये है कि वहाँ से आएंगे और कल नामांकन दाखिल करेंगे और भैरव मंदिर जाएंगे, प्रबुद्धजनों से मुलाकात करेंगे, रणनीति बनेगी, सब लोगों से चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर जो भी तस्वीर होगी बनारस विस्तार से है, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है। सब कुछ एक एक तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे सहयोगी बनारस के चप्पे चप्पे पर रहेंगे, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, कुछ आपसे छूटेगा नहीं। फिलहाल मुझे और मेरे तमाम सहयोगियों को इजाज़त दीजिए और आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।